पढ़ने जा रहे हैं। और टेंस के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो चल रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो कार्य बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस का मतलब है जो भविष्य में होने वाला है। ठीक है, और इन सभी के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूप में। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस भी बताया जा चुका है। और अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो थोड़ा सा अंतर है वो किस बात को लेकर के है, कैसे हम उसमें अंतर कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, वो हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, ठीक ना, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी पहचान क्या होती है, जरा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया भी आएगी। मुख्य क्रिया का मतलब जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जैसे उठना, गाना, रोना, दौड़ना, हंसना, खेलना, कूदना। ठीक है, ये सब क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। ठीक, तो वहां पर तो वाक्य के अंत में आता था ता है, ती है या है, हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा है कि ता है, ती है। जैसे वह दौड़ता है, वह खेलता है, वह उड़ता है, वह हंसता है, वह रोता है। तो हंसना रोना क्या है, मुख्य क्रिया है, और ता है, ती है इस मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही अंतर है। समझ में आ रही बात, भूलोगे तो नहीं, आसान है ना। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी देखिए जब हम हिंदी में अनुवाद कराएंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। जैसे हमने कहा वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो जाना क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। ठीक, अब मुख्य क्रिया के अंत में क्या आया, तार, क्या आया, तार। तो जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते आते हैं, वहां पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, गुड। अब
अब देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो अनुवाद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। और कर्ता मतलब क्या होता है? करने वाला, ठीक, जो उस क्रिया को कर रहा होगा। जैसे हमने कहा वह बाजार जाता है। अब आपको जानना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो प्रश्न में मुख्य क्रिया के साथ कौन लगा करके प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। कौन जाता है? वह जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जाना क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे, ये हम लोग चल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। आप लिख लीजिएगा आप लोग, यानी साधारण वाक्य के लिए हम रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ठीक। फिर इसके बाद एस या ईएस आएगा कब? मुख्य क्रिया के साथ ही जुड़ेगा, तो इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिसको आप जानते हैं। ये एस या ईएस जो जुड़ेगा वो मुख्य क्रिया के अंत यानी मेन वर्ब के साथ ही जुड़ेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो और इसके साथ ही साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, यानी एक वचन करता है ना, सिंगुलर प्लूरल। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट आया हुआ है वाक्य में, तो उसमें मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाएंगे, अन्यथा यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, सीधे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। ठीक है। तो राम क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ साथ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। ठीक। तो अब इसमें मेन वर्ब आएगा। राम के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? जाता है। जाता है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? किसके में जाना होता है? गो। गो मीन्स जाना। जाना। जानते सब लोग हो, भनभना रहे हो लेकिन बताओगे नहीं। ठीक है, गो। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ जाएगा अगर थर्ड पर्सन आएगा तो, और साथ ही साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर जुड़ेगा। ठीक है। तो राम, और यहाँ पे ईएस जोड़ दीजिए। राम गोज टू, कहाँ जाता है? बाजार। राम गोज टू मार्केट। समझ में है? अब लेकिन होता है वे बाजार जाते हैं। वे की इंग्लिश तो ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नंबर में है, यानी कि मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा? यस या ये जुड़ेगा। तो वो है ही गोज टू लखनऊ। ठीक है। समझ में आ रहा नहीं? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? अब देखिए, शालिनी खाना खाती है। ठीक है। अभी बहुत सारी सब जाने वाले सब करा रहे हैं और कोई करा ही नहीं रहे हैं, है ना? इसलिए मैंने कहा बोल दें। तो शालिनी खाना खाती है। तो इसमें ता है, ती है, ते है, आया है। खाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गई, और मुख्य क्रिया के अंत में क्या आया है? टी है। तो जब टी है आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सारणी है, ठीक। खाने की इंग्लिश होती है ईट, कुछ लोग इसके यहाँ पे टेक्स भी यूज करते हैं, टेक या टेक्स, ठीक। तो फिलहाल सारणी ईट जो आप लोग पढ़े हो तो आप लोग लेवल का ही बता रहे, ठीक। तो खाती है, ईट मीन्स होता है खाना। अब सारणी सिंगल नंबर है, ईट्स हो जाएगा। क्या खाती है, खाना, ईट्स फूड, ठीक है। तो भोजन करती है, खाती है, दोनों की। वह लिखता है, सब्जेक्ट हमारा है ही, थर्ड पर्सन, लिखना की इंग्लिश होती है राइट। अब थर्ड पर्सन के साथ क्या था, यस, ही राइट, वह लिखता है, ठीक है। इसके बाद है मेरा दोस्त पत्र लिखता है। अगर आप लोग को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझने में असुविधा होती है तो आप लोग इस पर, सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिएगा समझने का कि ये एक वचन करता है कि बहुवचन है। अब पत्र कौन लिख रहा है, मेरा दोस्त लिखने वाला एक ही है ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका मतलब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस आता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। क्या करता है, लिखता है, माय फ्रेंड राइट्स ए लेटर। अब LATER मत लिख देना, नहीं तो उस लेटर में होता है बाद में, ठीक है। यहाँ पर माय फ्रेंड राइट्स ए लेटर, मेरा दोस्त एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पे मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है। आई थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग यस या यस मत लगाइएगा। जानने की इंग्लिश किसी को पता है, जानना की इंग्लिश होती है नो, KNOW, ठीक है। कुछ लोग उसको कनौ पढ़ते हैं, लेकिन वो कनौ नहीं पढ़ा जाता है, के साइलेंट होता है, ठीक है। उसको क्या पढ़ते हैं, नो, KNOW, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, उसे क्या अंग्रेजी यहाँ पे ही मिलेगा, आई नो ना। आप लोग अक्सर बातचीत में करते भी हो, कहते ना हम उसको जानते हैं, तो हम उसको जानते हैं या मैं उसको जानता हूँ, क्या हो जाएगा, आई नो। अगर हम का प्रयोग कर रहे हो तो बस हम के लिए वहां पे वी का प्रयोग कर दोगे, वी नो। निगेटिव सेंटेंस जैसे आप लोगों ने वहां पे कहा था कि वाक्य में क्या आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ डज या डू के बाद फिर तुरंत नॉट आएगा, यानी डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे वहाँ पे इज एम आर इज नॉट एम नॉट आर नॉट यूज करते थे, यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग। वह दही नहीं खाता है, वह दही नहीं खाता है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ क्या है, डज। ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है, कर्ड, दही की इंग्लिश कर्ड, CURD, ठीक है। वह दही नहीं खाता है। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है।
हम लोग के लिए वी आ गया, वी प्लूरल हो गया ना, और प्लूरल के साथ डू आएगा, वी डू नॉट। ठीक है, गो टू, गो आउट, हम सब बाहर नहीं जाते। अब यहाँ समझिएगा, इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था। अब अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी समझ लें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, ठीक। वहां पर एस या ईएस का प्रयोग होता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वही ईएस आकर के यहाँ पे लगता डज हो गया बस। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही तो मेन वर्ब में लगता था एस या ईएस, तो वही मेन वर्ब वाला ईएस यहाँ पे आके जुड़ गया और ये बन गया डज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अब ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तुम अपने साथ नहीं करते हो। तुम इंग्लिश यू, अब यू के साथ क्या आएगा, डू नॉट आएगा। ठीक है, तो यू डू नॉट ब्रश योर टीथ। तुम अपने दांत साफ नहीं करते हो। समझ में आ रहा है? बस निगेटिव सेंटेंस में आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लगता है कि कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो कुछ इसी प्रकार से है। तो इसमें देखिए दो टाइप के हमने वहां भी पढ़े थे और यहाँ भी पढ़े थे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है यस और नो टाइप वाचक वाक्य। हिंदी सॉरी, जब हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो वहां पर हम इस नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसके लिए हम रूल यहाँ लिख दे रहे हैं, सबसे पहले आ जाएगा डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा सब में। अभी आगे आप लोग इसका सेकंड फॉर्म वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, बिना क्वेश्चन मार्क के गलत पकड़ देगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ हमने देखा था डज यूज हो रहा था ना, तो सबसे पहले लिखेंगे डज ही, फिर आगे जो भी है गो टू। अब इसमें अगर आप लोगों को समस्या होती है कि कौन इतना रूल याद करे, तो बस इतना समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए क्या को बंद कर दीजिए, क्या को छिपा लीजिए। जब क्या को आप छिपा लेंगे क्या होगा, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है ना, अब चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आपको ध्यान रहे कि आप लोग यहाँ वहां पर डू डज का प्रयोग नहीं करते थे अफर्मेटिव में, लेकिन यहाँ कर रहे हैं तो गोज का ईएस हटा दीजिए और डज को बाहर ले आकर के लिख दीजिए, बस। बाकी देखिए सब कुछ वही है, डज ही गो टू स्कूल। क्या मैं तो बोलता हूँ, तो आई आएगा, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ डू प्रयोग होता है, डज डू प्रयोग होता है, आई के साथ क्या प्रयोग होता है, डू।
डू आई, बोलता हूँ, टेल लाई, झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल लाई। क्या तुम धूम्रपान करते हो? ठीक है, तो यहाँ पर तुम की इंग्लिश यू, और यू के लिए डू का प्रयोग होता है। डू यू, धूम्रपान करने की इंग्लिश स्मोक, डू यू स्मोक। ये थोड़ी देर के लिए इसी में आ जाता, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी आ जाता, तो कुछ नहीं करना होता। जैसे क्या हम लोग मदद नहीं करते, डाल दो डाल। ठीक है ना, क्या हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, ठीक। तो इसकी अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव तो है, निगेटिव भी आ गया, इसमें कुछ करना नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लग जाएगा, ठीक। तो डू वी नॉट हेल्प यू, ठीक है, डू वी नॉट हेल्प यू, क्या हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, चलिए सेकंड टाइप का मतलब WH वर्ड टाइप। WH क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चाहे आप क्या क्या अंग्रेजी लिख लो, चाहे, क्योंकि सब में WH आता है, वाट में भी आता है, हाउ में भी आता है, वाई में भी आता है, वेन में भी आता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे आपको सब में WH का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको WH वर्ड कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या हो जाता है, केवल इसमें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, बाकी रूल वही रहेगा, ठीक है। तो क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम खाना खाते हो, तो आप कह सकते हो हाँ खाते हैं, केवल हाँ बोल दोगे तब उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर अब वो इसके पहले जो था उसमें, लेकिन अब आप हाँ ना में उत्तर नहीं दे पाएंगे। तुम क्या खाते हो, क्या हाँ ना में उत्तर दे पाओगे, नहीं ना, आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं, ठीक। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया है और इसका उत्तर हाँ या ना में हो गया। वाई डू यू, बाकी सब कुछ वही रहेगा, गो टू, ठीक है। वह बाजार वह क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ठीक। तो क्या की इंग्लिश वाट हो गई, ही आएगा, ही के साथ द जाता है, वाट डज ही, पढ़ना की इंग्लिश आप रीड भी लिख सकते हैं और स्टडी भी लिख सकते हैं, जिस सेंस में बात हो रही होगी उसी सेंस में। अब अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आ जाता है, तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो केवल सब्जेक्ट के बाद
आ जाएगा नहीं, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस इतना ही था। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ समस्या हो उसको बताइएगा। वीडियो में आप दोबारा देख सकते हैं इसको, और फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। और घर से 5-5 सेंटेंस आप लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के वाक्य बना करके ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू।